हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आई थिंक कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास अकाउंटेंसी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। ये लेखांकन समीकरण क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, उसके बाद इसके फॉर्मूले भी बताऊंगी, डेफिनेशन भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस में यानी व्यवसाय में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, सबको सही ढंग से लिखने के लिए या कहें कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबको दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम में लिखते हैं। तो उसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का डेबिट होता है। और इस ये कैसे होते हैं, इनकी जो एंट्री होती है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बट अमाउंट सेम रहता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो मतलब टोटलिंग होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है। और इसी पे आगे का जो अकाउंटिंग होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि लेखांकन जो हम लोग आगे करते हैं वो सभी इसी पे डेबिट क्रेडिट के इक्वल होने पे ही डिपेंड करता है। और एक अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है कि किसी बिजनेस में जितनी संपत्तियां होती हैं उतने ही दायित्व होते हैं, यानी कि संपत्ति और दायित्व एक दूसरे के विपरीत तो हैं, लेकिन इन दोनों का जो वैल्यूएशन होता है, इन दोनों का जो मूल्यांकन हम करते हैं तो दोनों हर स्थिति में बराबर रहते हैं। हर एक कंडीशन में ये कभी भी जो हमारी संपत्तियां हैं, टोटल असेट्स हैं और टोटल लायबिलिटी है, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि लेखांकन समीकरण का ये अर्थ होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि आपने मार्केट गए, आपने कुछ परचेज किया, तो जो चीज़ आपके लिए एक्सपेंसेस होगी वही दूसरे के लिए, शॉपकीपर के लिए वो इनकम हो सकती है। आपने अगर 1000 रुपीज़ का कुछ परचेज किया तो 1000 रुपीज़ आपका क्या होता है, खर्च होता है, लेकिन जो शॉपकीपर होता है उसके पास वही 1000 रुपीज़ उसकी इनकम हो जाती है। ट्रांजेक्शन्स एक ही है लेकिन उसके दो रूप हो जाते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों अपोजिट होते हैं। किसी का खर्चा है तो किसी की आय है, किसी के लिए वही एक्सपेंसेस होता है तो किसी के लिए वही इनकम हो जाती है। इट एक्सप्लेन दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है, हमें बताता है कि किसी बिजनेस के असेट्स यानी कि संपत्तियां किसके इक्वल होती हैं, टोटल लायबिलिटी के। बिजनेस में जितनी संपत्ति होती है उतने ही कुल दायित्व होते हैं, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। देखिए इधर मैंने लिख रखा है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, कुल संपत्तियां बराबर कुल दायित्व। या कहें टोटल असेट्स, इसमें क्या कुल दायित्व में दो चीजें आ गई, एक तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल को बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कैपिटल ये लायबिलिटी कैसे हो गया। लायबिलिटी मतलब दायित्व, ऐसी चीज़ जिसका आपको भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल भी बिजनेस में एक प्रकार से हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो हम लोग पूंजी लगाते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो भी हमें बिजनेस से अर्न करके निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि उसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। इसलिए जितना पूंजी, जैसे सपोज आपने 2 लाख से एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका दायित्व बनता है, आपकी लायबिलिटी है वो 2 लाख रुपीज़ की बिजनेस से आपको उसको अर्न करना है, बिजनेस से उसको 2 लाख रुपए कमाना है, तब आपका तो उसके बाद जब उससे अधिक आप इनकम करोगे तब आपका प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स कि जो कैपिटल है यानी पूंजी है वो भी हमारी दायित्व है। कुल संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, टोटल असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और कैपिटल, इसी एक फॉर्मूले से हम
कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं, लायबिलिटी यानी कि पूंजी भी निकाल सकते हैं और दायित्व की भी गणना कर सकते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। जब हमें पूंजी की गणना करनी होती है, कैपिटल फाइंड करना होता है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल असेट्स यानी कुल जितनी संपत्तियां हैं उसमें से कुल दायित्व को माइनस कर देंगे, यानी दायित्व को माइनस करेंगे तो हमारी जो बचेगा वो पूंजी हो जाएगा। लायबिलिटीज टोटल असेट्स माइनस कैपिटल, दायित्व की गणना करना होगा, लायबिलिटी कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा लायबिलिटीज निकल जाएगा। इट इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेखांकन समीकरण है, ये डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली का बेस होता है। इसी के ऊपर पूरा दोहरा लेखा प्रणाली या कहें कि डबल एंट्री सिस्टम जिसमें कि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो इसी पे पूरा डिपेंड होता है। तो इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मेनली स्टूडेंट्स बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटी यानी कि कुल संपत्ति और कुल दायित्वों की गणना करने के लिए, उसका वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, लेकिन अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आइटम्स असेट्स में आते हैं, कौन सी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती हैं, यानी कि संपत्ति में हम किनको शामिल करेंगे और किन मदों को हम लोग लायबिलिटीज़ में यानी दायित्व में शामिल करेंगे। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये भी उसमें असेट्स में आएगा या ये लायबिलिटी में आएगा, किस में आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये आप यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आप इसको देखेंगे तो इससे आपके सारे डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। उसमें मैंने दो पार्ट कर रखा है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे क्योंकि डेबिट क्रेडिट बताया आपको, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स यानी कि हमारी संपत्तियां, ठीक है, संपत्तियों में किनका किनका समावेश होगा, यानी कि असेट्स में हम किसको किसको इंक्लूड करेंगे। देखिए गुडविल यानी कि ख्याति, ये भी हमारी संपत्ति होती है। ये एक ऐसी संपत्ति होती है जो कि दिखाई तो नहीं देती है लेकिन होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेबिटर्स, बिल रिसीवल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक और कैश, ये सभी असेट्स में शामिल किए जाएंगे। जब हम न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे तो असेट्स में क्वेश्चन में ये सारे एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे। हाँ, आपके इक्वेशन में क्वेश्चन में जो कुछ दिया रहेगा, मे बी किसमें से 2-3 आइटम ही दिए रहे, कैश दिया रहे, डेबिटर्स दिया रहे, फर्नीचर रहे, मशीनरी रहे, तो जितने आइटम्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में उतने को ही हम लोग असेट्स वाले कॉलम में लिखेंगे। लायबिलिटी में आते हैं तो देखिए टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज में कैपिटल यानी पूंजी, लोन है अगर आपने लोन वगैरह कहीं से ले रखा है या लोन से बिजनेस स्टार्ट किया है, ओवरड्राफ्ट तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो भी लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे खर्चे, ऐसे जो अभी बकाया है जिसका पेमेंट आपने भी नहीं किया है। और इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर किसी इनकम को किसी इनकम का पेमेंट आपको एडवांस में मिल गया है तो अब वो भी आपकी लायबिलिटी में इंक्लूड की जाएगी। तो चलते हैं अब एक एग्जांपल देकर, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी को मैंने इधर एल से लिख ले रही हूँ और कैपिटल सी, असेट ए इक्वल टू एल प्लस सी। इसी को मैंने एक
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज मान लीजिए कि कोई मोहन है, वो 2 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी मोहन ने 2 लाख रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया है। तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बनेंगे? जैसे कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उसके वहाँ से हम लोग चलते हैं। तो इस साइड मैंने कॉलम बना रखा है ट्रांजेक्शन्स, असेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजेक्शन्स में जो भी लेन देन होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसका इधर नरेशन लिखेंगे कि ये लेन देन क्या हो रहा है और फिर कितने अमाउंट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इधर मैंने कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है। असेट्स में जितने कॉलम में भी आपको बताए थे, उसमें गुडविल भी बताया था, और भी जितनी चीज़ें मशीनरी बताया था, लैंड बताया था, वो सारी चीज़ें भी असेट्स में आती हैं। लेकिन जितनी आवश्यकता होगी, जितना क्वेश्चन में गिवन होगा, उतना ही हम इधर लिखेंगे। जो पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो अननेसेसरी उसको हम लोग इधर नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, मैंने माना है कि मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मोहन स्टार्टेड बिजनेस। उसने कैसे स्टार्ट किया है? 2 लाख कैश लगा के मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे कैश कितना हो जाएंगे? विथ कैश, नगद के साथ मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। ऊपर कैश वाला जो कॉलम है, कितना मैंने बताया कैसे स्टार्ट करा? 2 लाख स्टार्टिंग में लगा रहा है। सपोज आप मान लीजिए कि मोहन 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कैश में क्या आ जाएगा? 2 लाख। और यही 2 लाख जो वो कैश के फॉर्म में लगा रहा है, वही उसका कैपिटल यानी कि पूंजी भी हो जाएगा। जितना नगद रुपए लगा के वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वही उसकी का कैश वाले कॉलम में भी आएगा और वही कैपिटल वाले कॉलम में भी आएगा। यहाँ कैश में मैं 2 लाख लिख लेती हूँ, और ये कैपिटल भी कितना हो गया? 2 लाख। अभी मोहन ने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया है और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं, इसलिए अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, फर्नीचर नहीं है, डेबिटर, क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं है। मोहन ने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? अभी जीरो है, हमारे पास स्टॉक जीरो है, फर्नीचर जीरो है, डेबिटर्स जीरो है, क्रेडिटर्स जीरो है। अब इसके बाद मैं इनको क्लोज करते हुए न्यू इक्वेशन बनेगा। ये तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिया था। अब सपोज आप मान लो कि मोहन के पास 2 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर परचेज किया। 2 लाख उसके पास अभी कैश है, उसमें से सपोज उसने 15,000 का अगर फर्नीचर परचेज किया है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, उसका वो कैसे हम लोग इसमें शो करेंगे? 15,000 का फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो पॉइंट 2 पे मैं लिख रही हूँ परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज कर रहा है कितने का? 15,000 का फर्नीचर परचेज कर रहा है। कौन? मोहन। पहले ऊपर जैसे है ना हमारा, वैसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम मोहन का फर्नीचर का लिखेंगे। इधर 2 लाख और 2 लाख। और अभी हमारे पास इसके पहले तक हमारे पास कोई स्टॉक, कोई कुछ भी नहीं था हमारे पास। अभी सिर्फ हम लोगों ने बिजनेस ही स्टार्ट किया 2 लाख इन्वेस्ट करके। तो न्यू इक्वेशन जो है वहाँ पे 2 लाख केवल कैश के हैं और कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम लोगों ने 15,000 का यानी 15,000 का फर्नीचर परचेज किया है। तो जब भी कुछ आप परचेज करोगे तो कैश जो आपके पास है, नकद धनराशि जो आपके पास है, वो खर्च होगा। तो इसमें से 2 लाख से मैं 15,000 को क्या करूंगी? माइनस। जब भी परचेज करेंगे, अगर कैश परचेज किया है तो कैश में से माइनस होगा। हाँ, क्रेडिट किया है यानी कि उधार में खरीदा है, तब कैश में से माइनस नहीं होगा, बल्कि वो फिर इधर हमारा
क्रेडिटर साइड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग फर्नीचर 15,000 का कैश परचेज कर रहे हैं, तो 15,000 हमारा खर्च तो होगा, लेकिन हमारे पास 15,000 की फर्नीचर भी आ जाएंगे। ओके, जब आपके पास एक कैश खर्च हो रहा है लेकिन आपके पास एक संपत्ति सेम अमाउंट की आ जा रही है, 15,000 नगद में खर्च तो हुआ लेकिन 15,000 का फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो ये कैश में से माइनस किया और फर्नीचर वाले कॉलम में ऐड कर दिया, और कुछ नहीं दिया है। वे स्टॉक नहीं है हमारे पास कुछ, डेबिटर्स 0 है, क्रेडिटर्स 0 है, और ऐसे जो कैपिटल है सेम टू सेम एज यूजुअल जैसे है वैसे ही रहेगा। 2 लाख में से 15,000 माइनस किया तो 1,85,000, स्टॉक 0, फर्नीचर 15,000 के हमारे पास हो गए, डेबिटर्स 0 है, क्रेडिटर्स 0 है, और 1,85,000 प्लस 15,000 प्लस करोगे तो कैपिटल आपका 2 लाख ही रहेगा। आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी तरह से सपोज कि मोहन ने फर्नीचर तो ले लिया, अब मोहन ने क्या किया है, अपने बिजनेस के लिए गुड्स यानी कि माल परचेज किया। अब मोहन ने 50,000 का अपने बिजनेस के लिए क्या किया, गुड्स परचेज किया, माल खरीदा है, या 1 लाख का, सपोज अब मान लेते हैं 1 लाख का गुड्स परचेज कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स परचेज्ड, 1 लाख का गुड परचेज कर रहा है, तो जो हमारे पास कैश अमाउंट है उसमें से हम 1 लाख माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक में 1 लाख का स्टॉक आ जाएगा, हमारे पास माल 1 लाख का हो जाएगा। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में अगर स्टॉक की जगह इधर हम गुड्स भी लिख सकते हैं। 1 लाख कैश कम हुआ बट 1 लाख का हमारे पास स्टॉक में हमारे पास माल आ गया। फर्नीचर के लिए 0 भी, इस इक्वेशन में सिर्फ हमने गुड्स ही परचेज किया है, और कैपिटल सेम टू सेम जितना है उसमें नो चेंज। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास कैश इसके पहले गुड्स परचेज करने के पहले कैश हमारे पास कितना था, 1,85,000 था। 1 लाख का हमने कैश पे गुड्स परचेज कर लिया। गुड्स कैसे खरीदा है, माल कैसे खरीदा है, नगद में खरीदा है, कैश परचेज किया है, इसलिए कैश में से 1 लाख माइनस कर रहे हैं, क्योंकि नगद में खरीदा है तो कैश उतना कम हो जाएगा, और सेम अमाउंट का हमारे पास गुड्स आ गया, माल आ गया। अब देखिए कैश कितना आपके पास बचा, 1,85,000 था, 1 लाख माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास ओनली 85,000 का कैश बचा है, और 1 लाख का हमारे पास गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, 15,000 का फर्नीचर है, डेबिटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, और कैपिटल। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन की यही एक अच्छी बात होती है कि हर कंडीशन में A = L+C। अब इन सबको अगर आप प्लस करते हो 85,000 to 1 लाख 15,000, तो आपका 2 लाख ही आएगा, हर कंडीशन में सेम रहेगा। अब सपोज कि मोहन ने अपने गुड्स में से 1 लाख का उसने जो माल खरीदा है, इसमें से उसने क्या किया, 50,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिया, यानी कि 50,000 का माल उसने उधार में बेचा। उधार में बेचने को सेल ऑन क्रेडिट लिखेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखिए माल बिका तो है लेकिन अभी हमको कैश नहीं मिला है। हमें क्या हुआ है, गुड्स सेल किया है बट हमारे पास कैश नहीं आया है, क्योंकि हमने सेल तो क्रेडिट किया है, उधार में बेचा है। तो गुड्स स्टॉक में हमारे पास, हमारे स्टोर में से, स्टॉक में से माल तो कम हो गया, गुड्स तो कम हो जाएगा जितने का हमने सेल किया है, बट अभी कैश नहीं आया है। लेकिन कैश आएगा, वो हमारे देनदार हो जाएंगे, डेबिटर्स हो जाएंगे, जिनको हमने गुड सोल्ड किया है। गुड कितने का सोल्ड कर रहे हैं, सपोज गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000 का अगर हम गुड सोल्ड कर रहे हैं, देखिए कैश में
नो चेंज, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। स्टॉक हमारा 50,000 का हम इस सेल कर रहे हैं, तो स्टॉक 50,000 से लेस हो जाएगा। हमारे पास 1 लाख का माल था, 50,000 का हमने उधार में बेच दिया, तो 50,000 कम हो जाएगा। फर्नीचर सेम, नो चेंज। अब जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया है वो हमारे देनदार हो जाएंगे, यानी डेबिटर्स हो जाएंगे, वो बाद में हमें पेमेंट करेंगे। तो ये जो 50,000 का हमने सेल किया है उसको हम लोग डेबिटर्स में लिख देंगे, ये हमें बाद में पेमेंट देंगे। डेबिटर्स वाले कॉलम में ये प्लस हो जाता है। अब सपोज अगर 40,000 का गुड्स जिसको हमने 40,000 में परचेज किया था उसको हम अगर 50,000 में सेल करते, 40,000 का गुड्स 40,000 में, जो हमने 50,000 में बेचा है, सपोज ये 40,000 का था, 40,000 का हमने जिसको परचेज किया था उसको अगर हम 50,000 में बेचें, यानी कि प्रॉफिट ले रहे हैं ना 10,000 का, तो ये जो सेल किया है उसका जो कॉस्ट प्राइस है 40,000 है, और उसको सेल किया है या सेलिंग प्राइस है उसकी 50,000। 40,000 में हमने उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको हमने 50,000 में सेल किया है, यानी कि 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे, जो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्लोज करते हुए एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। कैश में नो चेंज, कैश 85,000 ही है। स्टॉक 1 लाख से 50,000 सेल हो गया, तो स्टॉक अब हमारे पास 50,000 का बचा हुआ है। फर्नीचर 15,000 के हैं, डेबिटर्स 50,000 के हैं, और $40,000 वाला हमने सेल किया 50,000 में, यहाँ 40,000 लेस करेंगे। मैंने यहाँ बाद में चेंज किया कि 40,000 जिसका कॉस्ट प्राइस है उसको हमने 50,000 में किया है, तो 1 लाख में से 40,000 ही लेस करेंगे, और ये 60,000 का अभी भी हमारे पास स्टॉक में माल बचा हुआ है, गुड्स बचे हुए हैं। और इधर हो गया 2,10,000। देखिए हर कंडीशन पे हमारा ये A=L+C आएगा, इक्वल आएगा। देखते हैं, काउंट करते हैं। 85,000, 15,000 इनको प्लस करोगे तो 1 लाख हो गया। 50,000 और 60,000 1,10,000, यानी कि टोटल प्लस किया हमने इधर असेट्स में। तो असेट साइज का टोटल अगर करोगे, असेट्स का टोटल असेट्स अगर हम करते हैं, टोटल असेट्स करते हैं, तो ये भी 2,10,000 का आया। और इधर का टोटल लायबिलिटी करोगे आप, तो ये भी 2,10,000 है। यानी कि हर कंडीशन में A=L+C, यानी बिजनेस की जो संपत्ति होती है वो उसके दायित्व के बराबर होती है। या कहें कि भी अभी हम लोग इस चैप्टर के बाद आप लोग जनरल एंट्रीज भी सीखोगे, तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल होते, दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, अपोजिट होते हैं, बट फिर भी दोनों का जो वैल्यूएशन होता है, टोटलिंग जब हम लोग करते हैं दोनों का, तो दोनों सेम आते हैं, बराबर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।